नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सौगी क्लासेस में। मैं मोहिनी दीक्षित आज इस वीडियो में लेकर आई हूँ हिंदी यूजीसी नेट के सिलेबस में लगा हुआ नाटक एक और द्रोणाचार्य। दोस्तों, इस वीडियो में हम शंकर शेष के अन्य नाटकों के साथ साथ एक और द्रोणाचार्य को केंद्र में रखकर इस नाटक की पात्र योजना, कथा वस्तु, कथा सार और महत्वपूर्ण संवाद, घटनाएं आदि देखेंगे और इसके साथ ही साथ हम विद्वानों के मत भी इस नाटक के संदर्भ में देख पाएंगे। परीक्षा की दृष्टि से ये वीडियो तैयार किया गया है जिसमें कोई भी आपका इस नाटक से जुड़ा हुआ तथ्य छूटेगा नहीं। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। एक और द्रोणाचार्य 1977 में प्रकाशित हुआ, पहली बार खेला गया और ये शंकर शेष का एक महत्वपूर्ण नाटक है। वहीं इनके अन्य महत्वपूर्ण नाटकों में फंदी, घरोंदा, एक और द्रोणाचार्य, अरे मायावी सरोवर, रक्त बीज, बंधन अपने अपने, चेहरे, कोमल गांधार, पोस्टर, खुजराहों का शिल्पी, बिन बाती के दीप, आधी रात के बाद आदि सम्मिलित हैं। शंकर शेष एक विसंगति बोध के नाटककार हैं। एक और द्रोणाचार्य दो भागों में बटा हुआ नाटक है। इसका पहला भाग पूर्वार्ध तथा दूसरा भाग उत्तरार्ध है। कथा प्रवाह की दृष्टि से नाटक में कहीं भी शिथिलता नजर नहीं आती है। नाटक के पूर्वार्ध में 4 दृश्य और उत्तरार्ध में 8 दृश्य हैं। पूर्वार्ध में 4 दृश्यों की योजना हम देख लेते हैं। पहला दृश्य अरविंद के घर का है। दूसरा दृश्य भी अरविंद के घर का ही है जिसमें विमलेंदु की शरीराकृति पहली बार उभरती है और बातचीत करती है। तीसरा दृश्य द्रोणाचार्य की कुटिया का है। वहीं चौथा दृश्य जंगल का है। उत्तरार्ध में पहला दृश्य पूर्ववत अरविंद के घर का है। दूसरा दृश्य भी अरविंद के घर का ही है। तीसरे दृश्य में द्रोणाचार्य की झोपड़ी का दृश्य है। चौथा दृश्य जेल का है। पांचवा अदालत का, छठवां जेल का और सातवां युद्ध महाभारत के युद्ध का मैदान है और 8वां दृश्य पुनः जेल का है। यह दोहरे कथा प्रसंगों को लेकर चलने वाला आधुनिक चेतना का प्रभावशाली नाटक है। इस नाटक में मूलतः 2 समस्याओं को उठाया गया है। एक शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त अनाचार और दूसरी वेतनभोगी मध्यम वर्ग में जीवन जीने वाले अध्यापक के अस्तित्व की समस्या को उठाया गया है। इस नाटक का उद्देश्य केवल पौराणिक गाथा को दोहराना नहीं रहा है, अपितु उसके माध्यम से सूक्ष्मतर मानवीय सत्य को खोजना रहा है। नाटककार इस रचना के माध्यम से दर्शकों तथा पाठकों को विचार करने के लिए चेतना देता है। शिक्षा संबंधी लोगों को जागृत करना डॉक्टर शेष का प्रमुख उद्देश्य रहा है। पूर्वार्ध में अरविंद प्रोफेसर के रूप में तथा उत्तरार्ध में वही प्रिंसिपल के रूप में उपस्थित रहता है। एक और द्रोणाचार्य नाटक में भाषागत सरलता, सहजता, नाटकीय सौंदर्य और संपृक्त संवाद योजना के कारण अभिनय की दृष्टि से यह नाटक देखा जाए तो एक सफल नाटक सिद्ध हुआ है। अब हम देखते हैं इस नाटक की पात्र योजना। प्रथम भाग में जो पात्र हैं वो हम इसमें देखेंगे और द्वितीय भाग के जो पात्र हैं वो हम अलग से पढ़ेंगे। पुरुष पात्र पहले भाग के में है अरविंद, जो प्रमुख पात्र है। ईमानदार है, स्वाभिमानी शिक्षक है, लेकिन सत्ता के दबाव में उसके आदर्शात्मक सिद्धांत व सोच सब धरी की धरी रह जाती है। विमलेंदु है, अरविंद का सहयोगी था, वह अब जीवित नहीं है पर उसकी शरीर आकृति अरविंद के सामने आकर बातचीत किया करती है। प्रिंसिपल है, अरविंद के कॉलेज का ही ये प्रिंसिपल है जिसकी उम्र 60 के आसपास है लेकिन देखने में ज्यादा लगती है, कद ठिंगना है और आंख से काना है। यदु है, अरविंद के साथ पढ़ाने वाला हम उम्र मित्र प्रोफेसर है जो अरविंद के प्रिंसिपल बनने के सहारे स्वयं की पदोन्नति चाहता है। चंदू है, जिसका पूरा नाम चंद्रशेखर, उम्र करीब 20 वर्ष है, कॉलेज का एक साधारण छात्र है। प्रेसिडेंट है, अरविंद के कॉलेज का ही प्रेसिडेंट है जिसकी उम्र 50 के आसपास है, रोबदार व्यक्तित्व है, आवाज में इस्पाती खनक है। राजकुमार प्रेसिडेंट का लड़का है जो शहर का सबसे बड़ा गुंडा है। सुदीप है, जो गौड़ पात्रों में है, अरविंद और लीला का पुत्र है। स्त्री पात्रों में लीला है, अरविंद की पत्नी है। इनकी शादी को 20 वर्ष हो चुके हैं, जो अरविंद को गृहस्थी का वास्ता देकर चुप रहने तथा व्यवस्था के अनुसार चलने को कहती है। अनुराधा है, जो 20 वर्षीय कॉलेज की छात्रा है जिसके साथ राजकुमार जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, जिसके कारण वह स्वयं को निस्सहाय पाकर आत्महत्या कर लेती है।
दोनों ही जो नाटक के भाग हैं उसमें जो राजकुमार है, जो शहर का गुंडा है, उसके द्वारा घटना जो की जाती हैं वही केंद्र में रखी गई हैं और उसी के इर्द गिर्द कहानी को बुना गया है। द्वितीय भाग के पात्र देखते हैं। द्रोणाचार्य है जो पौराणिक कथा का नायक है, पांडु और धृतराष्ट्र के पुत्रों का आचार्य है। अर्जुन है जो द्रोणाचार्य का सबसे प्रिय शिष्य है। अश्वत्थामा है द्रोणाचार्य और कृपी का पुत्र। एकलव्य है जो शूद पुत्र है और स्वयंभू प्रतिभा से संपन्न श्रेष्ठ धनुर्धर है। वह गुरु दक्षिणा स्वरूप अपने हाथ का अंगूठा स्वयं काटकर गुरु दक्षिणा स्वरूप प्रदान कर देता है। भीम है जो अर्जुन का भाई है। युधिष्ठिर पांडवों में सबसे बड़े हैं, जिन्हें धर्मराज के नाम से भी पुकारा जाता है। वहीं स्त्री पात्र में कृपी हैं जो द्रोणाचार्य की पत्नी है। गौड़ पात्रों में हम देखें तो द्रौपदी हैं जो पांडवों की पत्नी है। एक सैनिक और दूसरा सैनिक भी गौड़ पात्रों में आते हैं। अब हम देखते हैं इस नाटक का कथासार। कथा की शुरुआत होती है अरविंद के घर से। अरविंद अंधेरे में चिंतामग्न बैठा है। लीला आकर लाइट जलाती है और खाली कप, प्लेट और कापियां ठीक करती हुई कहती है, अंधेरे में तुम्हारा दम नहीं घुटता? और एक एक करके माँ के ऑपरेशन तथा राशन कार्ड बनवाया या नहीं आदि के बारे में ताने मारने के ढंग से पूछती हुई कहती है, अकेले कहाँ कहाँ मरूंगी, बोलते क्यों नहीं कुछ, क्या हो गया तुम्हें? फिर आगे कहती है, सिन्हा का काम किया या नहीं? नहीं किया ना, सारी आफत मेरे सिर, नहीं बढ़ाए नंबर, तो लपक कर एहसान क्यों लेते हो? अरविंद जवाब देता हुआ कहता है कि लड़का पास होने लायक नहीं था तो मैं क्या करूं, और मैंने क्या एहसान ले लिया? इसके जवाब में लीला कहती है कि यह नौकरी, यह मकान, अस्पताल में सुविधाएं सब तुम्हें सिन्हा के बल पर ही तो मिला। आखिर 2-4 नंबर बढ़ा देते तो तुम्हारा क्या हो जाता? आखिर उसने मुझसे सिफारिश करवाई थी, इसीलिए तुमने नहीं मानी। और अगर अब वो अपने साहब को क्या जवाब देगा? उसकी पदोन्नति अब कैसे होगी? उसी समय यदु आता है और शहर में फैल रही खबरों और अरविंद द्वारा प्रेसिडेंट के लड़के को नकल करते हुए पकड़ लेने पर कोसता हुआ कहता है, तुम हो ना मिडिल क्लास के आदमी, हर छोटे सवाल को ग्लोरीफाई करोगे, हाहाकार मचाओगे, तुम्हें पूछता कौन है? अरविंद अपने प्रोफेशनल एथिक्स का सवाल बताता है। लीला और यदु रिपोर्ट वापस लेने की कहते हैं। मामला होता यह है कि राजकुमार छुरा रखकर नकल कर रहा होता है, जिसको अरविंद पकड़ लेता है और उसकी रिपोर्ट आगे भेजने के लिए रिपोर्ट तैयार करके आ जाता है, जिसकी वजह से सब जगह हाहाकार मच जाता है और कॉलेज के बंद होने तक की संभावना उत्पन्न हो जाती है। और लीला और यदु उसको बार बार समझाने की कोशिश करते हैं कि बड़े आदमियों से पंगा नहीं लिया जाता है, इसलिए तुम रिपोर्ट वहीं दबा दो। इसके लिए वे अरविंद बार बार मना करता जाता है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं दोनों समझाने की। यदु विमलेंदु का उदाहरण देते हुए कहता है कि विमलेंदु का साथ किसने दिया? यदि तुम यह सोच रहे हो कि तुम्हारे साथी तुम्हारा साथ देंगे, तो विमलेंदु का साथ किसने दिया? सब बुज़दिलों की तरह घर में बैठे रहे। गुंडों ने बीच चौराहे पर उसकी जान ले ली। उसने भी एक बड़े आदमी के लड़के को नकल करते पकड़ा था। इसके बाद यदु बाहर लड़कों की योजना के बारे में पता लगाने के लिए चला जाता है। जब वह जानता है कि कोई भी असर नहीं होने वाला अरविंद पर, तब अरविंद सिगरेट लेने के लिए बाहर जाता है। उसके जाते ही कॉलेज का जो प्रिंसिपल है वह लीला के पास आकर अरविंद को समझाने को कहता है केवल औरत ही मर्द को समझा सकती है, कहो उससे कि नौकरी करना सीखे। अब अपने मुंह अपनी तारीफ क्या करूं? 30 साल की नौकरी की, चुंगी नाके के मुहर्रिर से बढ़ता बढ़ता प्रिंसिपल हो गया। लीला अरविंद को समझाने का प्रयास करती है उसके आने पर और असफल महसूस करती है। उसी समय चंदू आ जाता है घर में। वह आकर बताता है कि उसे नकल का इल्जाम में जानबूझकर फंसाया गया है। होता यह है कि राजकुमार के साथ साथ चंदू को भी पकड़ लिया जाता है नकल करते हुए और उसकी रिपोर्ट भी बनाकर आगे प्रेषित कर दी जाती है। वह आकर बताता है कि यह सब उसने नहीं किया। पहले तो अरविंद उसे डांटता है, उसे नकल का दोषी मानकर चले जाने को कहता है, लेकिन जब वह बताता है कि उसके पिता के और प्रेसिडेंट के राजनीतिक विरोध के कारण जानबूझकर उसे फंसाया गया है, तब वह उसकी बात सुनता है और सहायता करने का आश्वासन भी देता है।
चंदू अरविंद से राजकुमार की रिपोर्ट वापस न लेने का आश्वासन लेकर चला जाता है और लीला अरविंद के बातचीत के बीच में ही वहां पर उनके घर पे प्रेसिडेंट आ जाता है और अरविंद से कहता है कि नकल का असली अपराधी तो प्रोफेसर हैं। ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि वह पिछले जो राजकुमार है वह पिछले 3 सालों से लगातार नकल करता आ रहा है और पहले उसको किसी ने नहीं पकड़ा, यह काम अरविंद ने ही किया। वह अरविंद को रिपोर्ट वापस लेने के लिए कहता है और जब वह देखता है कि अरविंद नहीं मान रहा तो वह कॉलेज बंद करने की धमकी देता है, जिसका भी असर कोई अरविंद पर नहीं दिखता। तब वह प्रिंसिपल का पद देने का प्रलोभन देकर चला जाता है। गहरे सन्नाटे के बाद यदु हाफता हुआ आकर बताता है कि लड़के तुम्हारा नाम लेकर इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। शहर में खबर है कि तुमने लड़कों को भड़काया है, अब तो रिपोर्ट वापस लेनी ही पड़ेगी। अरविंद ये सब सुनकर आपा खो देता है और चंदू को वहां से जाने के लिए कहता है। इसी समय अंधकार हो जाता है और दृश्य बदल जाता है। अगले दृश्य में अरविंद सोफे पर बैठा है, विमलेंदु की शरीराकृति उभरती है और बात करती है। अरविंद पूछता है कि तुम कौन हो, फिर पहचान लेता है कि अच्छा तुम विमलेंदु, लेकिन तुम्हारा चेहरा कहाँ है। विमलेंदु इसका उत्तर देता है कि चेहरे केवल जिंदा रहते बदले जा सकते हैं, 1, 2, 10, 100, पर मृत्यु हमेशा चेहरा उतार कर रख देती है। मेरी उम्र थी कोई मरने की, 3 साल पहले शादी हुई थी, फूल सी बच्ची, पत्नी का उबलता हुआ प्यार, नाटक की दुनिया में नाम करने की ख्वाहिश, सब धरा का धरा रह गया। अरविंद कहता है कि हम सब तुम्हारे बलिदान की गाथा गाते हैं। इसके उत्तर में विमलेंदु कहता है जिंदा हो ना, इसलिए मरो तो पता चले कि जीवन क्या होता है। विमलेंदु अरविंद को अपने लिखे और खेले गए नाटक द्रोणाचार्य की याद दिलाकर कहता है कि उसने भी समझौता ही किया। उसने से मतलब द्रोणाचार्य ने समझौता ही किया। पहले वह भी तुम्हारी तरह बोलता था, याद करो मेरा नाटक। धीरे धीरे अंधकार छा जाता है। पुनः दृश्य बदल जाता है। अंधकार में बच्चे के रोने की सिसकने की आवाज आती है। 7-8 वर्ष का अश्वत्थामा जमीन पर पांव घिसटता मचल रहा है। अश्वत्थामा गोरस दूध के लिए सिर पटक पटक कर रो रहा है और जिद कर रहा है। इस पर कृपी आटे का घोल पिला देती है और द्रोणाचार्य, जो कि द्रुपद के यहाँ धन की सहायता मांगने के लिए कृपी द्वारा भेजे गए थे, वो वापस आते हैं और द्रोणाचार्य से द्रुपद के यहाँ क्या लाए यह बार बार कृपी उनसे पूछती है। और द्रोणाचार्य पूछता है कि तुमने दूध के स्थान पर अश्वत्थामा को क्या पिला दिया। और जब वह जानते हैं कि आटे का घोल पिलाया गया है, तब यथार्थ जानकर द्रोणाचार्य को बोध होता है स्वयं के नरकीय दरिद्र जीवन का। वह कृपी को बताता है कि द्रुपद ने कुछ देना तो दूर अपमान करके भेजा है, और ऐसा अपमान कि मेरा अपमान, मेरे पिता का अपमान, मेरी विद्या का अपमान। इस बात पर कृपी कहती है जरूर तुमने अकड़ दिखाई होगी या फिर अपनी विद्वता का प्रदर्शन किया होगा। इसके उत्तर में द्रोणाचार्य कहते हैं इतनी समर्पित भाषा कभी नहीं निकली मेरे मुंह से। आगे क्रोध से कहते हैं मैं अब ऐसी पीढ़ी तैयार करूंगा जो केवल युद्ध की भाषा बोलेगी। इस पर कृपी कहती है कि तुम पढ़ाओगे किसे, तुम्हारे पास तो विद्यार्थी ही नहीं है। बदला अवश्य लो, लेकिन उसके लिए योजना बनाओ, उसी की जाति से उसी को युद्ध करवा के अपना बदला पूर्ण करो। इसी समय द्वार पर भीष्म आते हैं और राजपुत्रों को दीक्षा देने का आग्रह करते हैं। वह द्रोणाचार्य की सरकंडे से बाणों की सहायता से कुएं में गिरी हुई गेंद को निकाल देने से बहुत ही प्रभावित होते हैं और आचार्य पद को स्वीकार करने की प्रार्थना लेकर प्रस्तुत होते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन दीक्षा देने की बात पर कृपी द्वारा और बाद में द्रोणाचार्य द्वारा भी यह बात स्वीकार कर ली जाती है, जिसके परिणाम में दरिद्रता तथा द्रुपद से बदला लेने की बात पर द्रोणाचार्य भी बहुत प्रसन्नता से यह पद स्वीकार कर लेते हैं। पुनः दृश्य बदलता है। धीरे धीरे अंधकार होता है। कुछ क्षणों में कुत्तों के भौंकने की आवाजें करीब आती हैं। जंगल में कुछ लोगों के भागने की आहट होती है। अर्जुन हरिणों का शिकार करने को तैयार होता है, तभी कुछ देखकर कहता है कुत्तों का भौंकना बंद हो गया, जैसे कोई बाणों से उनका मुंह सींग रहा है। दोनों आगे जाकर आश्चर्य से देखते हैं। जंगल में दौड़ने की आवाज आती है, हलचल होती है।
धीरे धीरे प्रकाश मंच के मध्य भाग पर फैलने लगता है। एकलव्य धनुष पर बाण ताने हैं। द्रोणाचार्य और अर्जुन आते हैं। द्रोणाचार्य एकलव्य को देखकर पूछते हैं कि तुम कौन हो। पूरा परिचय प्राप्त होता है, जिसमें एकलव्य बताता है कि हम पहले भी मिल चुके हैं और आप हमारे गुरु हैं। जिसके बारे में पूरा परिचय प्राप्त होता है तो वर्ण व्यवस्था का जो भेद है वो पूरी तरह सामने आ जाता है। द्रोणाचार्य कहता है कि मैंने तुम्हें इसलिए मना किया क्योंकि मेरी जो विद्या है वो सिर्फ क्षत्रियों और ब्राह्मणों के लिए समर्पित है। मैं शूद्र जाति वालों को विद्या नहीं देता। तो एकलव्य कहता है कि क्या प्रतिभा से भी बड़ी ये व्यवस्था है? तो इसके उत्तर में द्रोणाचार्य कहते हैं कि जो व्यवस्था तोड़ी नहीं जा सकती उसमें विश्वास करके ही जिया जा सकता है। एकलव्य द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा मांगने को कहता है। द्रोणाचार्य जो है वो कहते कैसी गुरु दक्षिणा, मैंने तो तुम्हें दीक्षा दी ही नहीं। तो एकलव्य कहते हैं कि आपकी प्रतिमा बनाकर आपसे प्रेरणा प्राप्त करके उसके नीचे बैठकर मैंने अभ्यास किया और यह विद्या सीखी, तो आपको मुझसे गुरु दक्षिणा लेनी ही होगी। द्रोणाचार्य पहले तो द्रवित होते हैं, प्रसन्न होते हैं, फिर अर्जुन की ओर देखते हैं और कुछ कठोर भाव से गुरु दक्षिणा में दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लेते हैं। यह देखकर अर्जुन बहुत दुखी होता है और कहता है जब भी प्रतिभा को जाति और व्यवस्था के नाम पर कुचला जाएगा तो लोग आपको ही याद करेंगे, इतिहास आपको कभी क्षमा नहीं करेगा। तब तक एकलव्य पूजा की थाली लेने के लिए चला जाता है और थोड़ी ही देर में एकलव्य पूजा की थाली सामग्री के साथ लेकर आता है। उसका अंगूठा कटा है, पंजा खून से लाल है। द्रोणाचार्य को वह खून का टीका लगाता है और पूछता है कि क्या आप ये कभी अर्जुन के साथ भी कर पाएंगे या फिर ये सिर्फ मेरे साथ ही? क्या आप अर्जुन से भी उसका अंगूठा कभी मांगते या कभी आप भीम से उसकी भुजा मांग सकते थे? लेकिन आपने मुझसे यह मांगा है तो कोई बात नहीं, मैं यह गुरु दक्षिणा अवश्य दूंगा। और पूजा के सामान के साथ वह अपना अंगूठा प्रदान कर देता है, दे देता है। द्रोणाचार्य दोनों हाथ उठाकर उसे आशीर्वाद देते हैं और अर्जुन करुण दृष्टि से एकलव्य की ओर देखता है। धीरे धीरे अंधकार होता है और दृश्य बदलता है। इसी के साथ प्रारंभ होता है उत्तरार्ध। उत्तरार्ध की जो कथा है वो अरविंद के घर से प्रारंभ होती है। मंच खाली है, फोन की घंटी बज रही है। लीला आकर फोन उठाती है और मिसेस शुक्ला से संपन्नता सूचक बातचीत होती है, जिसमें पता चलता है कि प्रिंसिपल बनने के साथ ही साथ बहुत सी सुविधाएं अरविंद को और लीला को मिली हुई हैं, जिसमें मुफ्त के चपरासी, गाड़ी, अन्य चीजों की सूचना इसी बातचीत के द्वारा मिल जाती है। अरविंद खिन्न भाव से आता है और अपने पुत्र के मेरिट में पहला स्थान पाने की सूचना मिलने पर भी प्रसन्न नहीं होता। उसी समय यदु आता है और अरविंद से हमेशा मुंह लटकाए रहने की शिकायत करते हुए आज क्या बात हो गई पूछता है। उत्तर में अरविंद आज कॉलेज बिल्डिंग के पीछे बगीचे में शाम 4 बजे अपने प्रेमी की प्रतीक्षा कर रही अनुराधा पर राजकुमार द्वारा बलात्कार करने की कोशिश किए जाने की घटना को बताता है। अरविंद स्वयं को कठपुतली प्रिंसिपल होने की वजह से कोसता है। यदु और लीला रिपोर्ट और बात को वहीं दबाने की बात कहते हैं। इस बात पर अरविंद भड़ककर कहता है क्या सुविधाओं ने तुम्हारी संवेदना को इतना मार डाला है? यदु और लीला व्यवहारिक बुद्धि से काम लेने की बात कहते हैं। उसी समय प्रेसिडेंट अरविंद के घर पर पहुंच जाता है और अरविंद से अकेले में बात करना चाहता है। अरविंद से बात को रफा दफा करने की जगह रिपोर्ट लिखवाने का कारण पूछता है और राजनीति के कारण स्वयं की और राजकुमार की छवि खराब न करने को कहता है। अरविंद कहता है कि इससे आपकी छवि बिगड़ेगी नहीं बल्कि और उभर कर आएगी। राजकुमार को आप रस्टिकेट करवा दीजिए। इसके उत्तर में प्रेसिडेंट कहता है अपराध की सार्वजनिक तौर पर स्वीकृति राजनीति में आत्महत्या कहलाती है। अरविंद के बात न मानने पर और उसे अपनी जगह से टस्सा मस न होते देखकर उसे पुलिस की हिरासत की धमकी भी प्रेसिडेंट दे देता है और थोड़ी देर बाद फिर फोन करने को कहकर चला जाता है। लीला भीतर जाती है। अरविंद उसी परेशानी की हालत में फोन तक जाता है, नंबर 1 डायल करता है और ये कोशिश वह 1 से 2 बार करता है, लेकिन नंबर बार बार इंगेज्ड है तो वह रिसीवर को रख देता है। इसी बीच उसके घर पर अनुराधा आती है। अनुराधा अरविंद से पूछती है कि कहीं आप अपना इरादा बदल तो नहीं लेंगे।
तमाम दबाव आप पर बनाए जाएंगे। मेरे पिता भी नहीं चाहते कि मैं कोई एक्शन लूं, लेकिन मेरा जीवन केवल आपके जवाब पर निर्भर करता है। अरविंद अनुराधा को विश्वास दिलाता है कि वह उसका साथ जरूर देगा। उसी समय फोन बजता है। प्रेसिडेंट अरविंद से आखिरी फैसला पूछता है फोन पर, जो कि अनुराधा के पक्ष में होता है। तभी प्रेसिडेंट 15,000 रुपए को, जो स्वयं प्रेसिडेंट ने ही लिए होते हैं, उन रुपयों का गबन के आरोप में पुलिस हिरासत की धमकी फोन पर उसे देता है और रिपोर्ट अनुराधा के सामने ही फाड़ने को कहता है। और इस बातचीत से पता चलता है कि अनुराधा के पिता भी प्रेसिडेंट के घर में हैं, जो उन्होंने 5,000 रुपयों में उन्होंने अपनी जो बात है वो बेच दी है। उन्होंने अपना जो विरोध है वो 5,000 रुपये में प्रेसिडेंट को बेच दिया। और वह जानता है कि अनुराधा अरविंद के घर है, इसीलिए कहता है कि अनुराधा के सामने ही आप वो रिपोर्ट फाड़कर फेंक दो, अन्यथा आपको हिरासत में बंद करवा दूंगा। अरविंद इतनी बात पर घबरा जाता है और प्रेसिडेंट की सारी बात मान लेता है। अनुराधा सब सुनकर दोबारा पूछती है, लेकिन इस बार अरविंद का जवाब बदल जाता है। अरविंद कहता है, तुम्हारे पिता का ख्याल करते हुए शायद मैं तुम्हारा साथ न दे पाऊं। अनुराधा चंदू द्वारा कही गई बात सच सिद्ध जानकर अरविंद से कहती है, वह आपको बड़े बड़े निरर्थक शब्द थूकने वाला नपुंसक बुद्धिवादी कहता था। अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं होगी, कल शायद कोई सवाल ही ना उठे। यह कहकर वह चली जाती है। अरविंद माथा पकड़कर स्वयं को कोसता हुआ कहता है कि आत्मज्ञान हो गया मुझे, सड़े हुए आटे में बिलबिलाने वाला कीड़ा होने का आत्मज्ञान। वह फोन पर हुई बातचीत लीला को समझाकर बताता है कि मुझ पर 15,000 ग्रांट के रुपयों का गबन का आरोप लगाया है। आगे कहता है, कल तक सब कुछ एडजस्टमेंट था, अंडरस्टैंडिंग थी, पर विरोध करते ही गबन हो गया। लीला अरविंद की बातचीत के बीच में फोन पर उसे अनुराधा के ट्रक के नीचे आकर मारे जाने की बात भी पता चलती है, जिससे दोनों ही स्तब्ध रह जाते हैं। दृश्य बदलता है। अरविंद सोफे पर बैठकर कुछ लिख रहा है और ये अपना तभी उसी समय संगीत, रहस्यमय संगीत उभरता है और विमलेंदु की शरीर आकृति उभरती है और उससे पता चलता है कि वह अपना इस्तीफा लिख रहा होता है। जो अरविंद है वो इस्तीफा लिख रहा होता है। विमलेंदु अरविंद से इस्तीफा फाड़कर फेंकने को और आराम से नौकरी करने को कहता है। साथ ही बताता है कि उसकी विधवा पत्नी जैसे तैसे अपनी जिंदगी काट रही है, छोटी सी नौकरी कर अपना और बच्ची का पेट पाल रही है। उसमें भी उसका 60 साल का जो नया अफसर है उस पर डोरे डाल रहा है और प्रमोशन का लालच दे रहा है। यह हालत है मेरी पत्नी की। इसलिए वह अरविंद से कहता है कि इस्तीफा फाड़कर फेंक दो और आराम से नौकरी करो। अगर प्रेसिडेंट मंत्री बन जाएगा तो तुम्हें भी कुछ ना कुछ जरूर देगा। क्या पता वो मंत्री बन जाए और एजुकेशन ही उसके हाथ लग जाए। अरविंद द्वारा अनुराधा को दिए गए धोखे की बात पर विमलेंदु कहता है, स्त्री का अपमान कोई नई बात नहीं, वह तो होता ही रहा है। अपने खेले गए नाटक और लिखे गए नाटक एक और द्रोणाचार्य की याद दिलाता है और दृश्य पुनः बदल जाता है। अश्वत्थामा उदास बैठा है अपनी कुटिया में और कृपी जो है वो घर बोहार रही है। अश्वत्थामा द्रौपदी के अपमान के विरोध में स्वयं और अपने पिता के चुप रहने का कारण कृपी से पूछता है और फिर तीनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। द्रोणाचार्य स्वयं के बचाव में भीष्म आदि की चुप्पी को भी कारण बताता है। इस पर कृपी कहती है, वे तो शिक्षक नहीं हैं, आचार्य नहीं हैं। तुमने चुप रहकर शिक्षक को अन्याय पीने की परंपरा दे दी। आने वाला इतिहास तुम्हें कोसेगा। द्रोणाचार्य कृपी के कारण स्वयं को सुविधा भोगी बदला लेने वाला बताता है। कहता है कि 20 साल पहले तुम्ही ने मुझे द्रुपद के यहाँ भीख मांगने के लिए भेजा था और मुझे दरिद्री कहकर तुम कोसा करती थी। इसके जवाब में कृपी कहती हैं कि तुम अपना यह नपुंसक व्यवहार छुपाने के लिए अपना दोष मुझ पर लगा रहे हो। उसी समय अश्वत्थामा कहता है कि अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, क्या अब सत्य का साथ नहीं दिया जा सकता? जिसके उत्तर में द्रोणाचार्य कहते हैं, अब इस उम्र में परिवर्तन संभव नहीं, अब युद्ध ही होगा, क्योंकि मैंने केवल शस्त्र चलाने की शिक्षा दी है। मैंने उसके आगे ऐसा कुछ नहीं सिखाया जो मनुष्य को मनुष्य बनाता है। इसके आगे द्रोणाचार्य युद्ध और विध्वंस के अलावा
और किसी विकल्प के न होने की बात कहता है। पुनः दृश्य बदल जाता है और जेल की कोठरी में अरविंद बैठा है, दाढ़ी बढ़ी हुई है। धीरे धीरे विमलेंदु की शरीराकृति उभरती है। विमलेंदु अरविंद से पूछता है, क्या सोच रहे हो? उनकी आपसी बातचीत से पता चलता है कि कुछ दिनों पहले प्रेसिडेंट बीमार हो गए थे, जिसकी वजह से डॉक्टर ने उन्हें सुबह शाम बाहर घूमने के लिए सलाह दी थी। अरविंद प्रेसिडेंट का विश्वास जीतकर उसके साथ सुबह शाम घूमने जाया करता था। वह प्रेसिडेंट को जानबूझकर पहाड़ी की क्लिफ पर ले गया था। पिछले साल एक व्यक्ति ने उसी क्लिफ से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। तभी से अरविंद के मन में ऐसे विचार आते थे कि क्यों ना प्रेसिडेंट को इसी पहाड़ी से गिरा दे। लेकिन जब वह वास्तव में पहाड़ी से गिरा तो अपने आप ही उसका संतुलन बिगड़ा था और अरविंद को यह पता नहीं था कि उसी स्थान पर, उसी पहाड़ी पर चंदू भी छिपा हुआ है, जो स्वयं आत्महत्या करने वहां गया हुआ था। इस घटना का अकेला चश्मदीद गवाह वह बन गया था। विमलेंदु अरविंद की बातचीत से यह भी पता चलता है कि अरविंद भी उसी तरह शोषण करने लगा था जिस प्रकार बाकी के पूर्व प्रिंसिपल किया करते थे। विमलेंदु कहता है कि तुमने क्या बदलाव लाया? तुम्हारे जो सहयोगी मित्र थे वो सब तुमसे बदलाव की उम्मीद करते थे, तुमने भी वही किया कि 500 रुपए की रसीद साइन करवाकर 300 रुपए वेतन अपने साथियों को दिया। इसमें अरविंद कहता है कि यही तो परंपरा है, मैंने क्या इसमें नया किया। इसके जवाब में विमलेंदु कहता है कि तुम बहुत बातें किया करते थे बदलाव की, इसलिए तुम पर यह दोष आता है कि तुमने कुछ बदलाव नहीं किया बल्कि वही परंपरा दोहराई। वही तुमने चंदू को भी कुछ नहीं सिखाया और अब वह अगर कुछ बोलता है तुम्हारे खिलाफ तो तुम क्या करोगे? और उसे संभालो, यानी चंदू को संभालो कहकर विमलेंदु की जो शरीर आकृति है वह गायब हो जाती है। दृश्य बदल जाता है। अदालत में एक कटघरे में अरविंद खड़ा है, दूसरे कटघरे में चंदू खड़ा है। अदालती कार्यवाही चलती है जिसके सवाल जवाब में चंदू और अनुराधा के प्रेम का पता चलता है। चंदू के पास अनुराधा के पत्रों में अरविंद के रिपोर्ट लिखवाने के साथ प्रेसिडेंट से बदला लेने की बात भी चंदू बताता है कि अनुराधा ने ऐसा लिखा था कि प्रिंसिपल साहब ने मुझसे रिपोर्ट लिखवाई और साथ ही यह भी कह रहे थे कि मुझे भी प्रेसिडेंट से बदला लेना है। और उन पत्रों को अगले दिन अदालत में पेश करने के लिए चंदू कहता है। चंदू स्वयं को कॉलेज से निकालने की वजह और अनुराधा की आत्महत्या करने की वजह भी अरविंद को दोष देता है, अरविंद को बताता है। वह वकील जो पहली आवाज के रूप में नाटक में है, पहली आवाज वह वकील की आवाज है। वकील पूछता है, प्रिंसिपल द्वारा प्रेसिडेंट को धक्का देते हुए देखा था? इस बात का जवाब देते हुए चंदू कहता है, हो सकता है। अरविंद यह जवाब सुनकर आश्चर्यचकित हो जाता है। दृश्य पुनः बदल जाता है। जेल में अरविंद बैठा है और विमलेंदु की शरीराकृति उभर आती है। अरविंद से विमलेंदु पूछता है कि क्या सोच रहे हो? इसका उत्तर देते हुए अरविंद कहता है, चंदू जानता है कि मैंने प्रेसिडेंट को धक्का नहीं मारा, फिर भी उसने सच क्यों नहीं कहा? इसके उत्तर में विमलेंदु कहता है कि तुम बार बार मेरा नाटक भूल क्यों जाते हो? याद करो मेरा नाटक, महाभारत का वह 15वां दिन, घमासान युद्ध की भयंकर मर्मभेदी चित्कारें सुनाई देती हैं, फिर आवाजें कम हो जाती हैं। एक तीखी आवाज में स्वर आता है, अश्वत्थामा मारा गया। दृश्य बदलता है। युद्ध भूमि, रथ का टूटा पहिया है और डंडे के पास द्रोणाचार्य खड़ा है। पीछे से भागता हुआ एक सैनिक निकलता है। द्रोणाचार्य उस सैनिक से और फिर एक और सैनिक से पूछते हैं कि बताओ कौन मारा गया, नर या हाथी? सैनिक कहता है कि युद्ध में क्या सत्य और क्या झूठ, मैं भी वही जानता हूँ जो कि आप। उसी समय पास से गुजरते हुए युधिष्ठिर को द्रोणाचार्य देखता है और पास में बुलाकर द्रोणाचार्य गुरु दक्षिणा में सत्य बोलने को कहते हैं। इस पर युधिष्ठिर अश्वत्थामा मारा गया कहता है। नर था, जोर से बोलता है, और कुंजर ये धीरे से बोलता है, जिसके कारण द्रोणाचार्य युद्ध छोड़ देता है क्योंकि वह समझ लेता है कि अश्वत्थामा मारा गया, क्योंकि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलता। और धृष्टद्युम्न द्वारा मरणासन्न होकर वह अश्वत्थामा की गोद में सर रखकर फिर युधिष्ठिर से प्रश्न पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों कहा? फिर उनके द्वारा उत्तर देने से पहले ही वह स्थिति को स्वयं समझकर यही सत्य था मान लेता है और इसी के साथ प्राण त्याग देता है।
दृश्य पुनः बदलता है। अरविंद और विमलेंदु पूर्व स्थिति में होते हैं। विमलेंदु अरविंद से पूछता है कि तुम्हें अपना उत्तर पता चला। इस बात पर अरविंद चंदू की समानता युधिष्ठिर से करने पर सवाल उठाता है, जिसके उत्तर में विमलेंदु चंदू को झूठ सिखाने वाला मुख्य पात्र अरविंद को ही बताता है। कहता है कि किताबी ज्ञान तो सब सीख लेते हैं, लेकिन तुमने अपना क्या दिया अपने शिष्य को। यही के विरोध को पी जाओ, सत्ता के साथ समझौता करो। विरोध किसी भी हालत में न व्यवस्था करने देगी, ना ही ऐसा करने की चेष्टा करो। अगर करोगे तो हाल यही होगा। मेरी पत्नी विमलेंदु की जो पत्नी है को अंततः शहर छोड़कर जाना पड़ा। उस बूढ़े अफसर से बचने के लिए सत्ता के आगे झुकना ही होता है। यही ज्ञान तुमने चंदू को सिखाया। वह अरविंद को आज का प्रोफेसर नहीं, आज का द्रोणाचार्य बताता है। एक और द्रोणाचार्य, एक और द्रोणाचार्य, इसी आवाज के साथ यह नाटक समाप्त हो जाता है। अब दोस्तों हम इसमें देखते हैं इस नाटक के संदर्भ में विद्वानों के कुछ मत। डॉक्टर वसुधा सहस्त्रबुद्धे का मत है, महाभारत के द्रोणाचार्य की कथा बीज रूप में ली गई है। पुराने युग में निर्धन व्यक्ति समाज द्वारा शोषित होता था। आदर्श व्यक्ति को यंत्रणा का सामने झुकना पड़ता था। ये मत है। अगला जो डॉक्टर वसुधा सहस्त्रबुद्धे का ही एक और मत प्रस्तुत करते हुए वे लिखते हैं, वस्तुतः यह नाटक यथार्थ और आदर्श के अंतर्द्वंद को लेकर चला है। इसमें नाटककार ने नाटक के अंतर्गत नाटक शैली का प्रयोग किया है। डॉक्टर जशवंत भाई डी पांड्या लिखते हैं, दृश्यों की न्यूनता न होने पर भी इसका दृश्य विधान अत्यंत सरल है। 6 पर्दों के सहारे नाटक का सफल अभिनय किया गया है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा। और इस नाटक में हम एक और द्रोणाचार्य के रूप में अरविंद को और एकलव्य के रूप में हम चंदू को और एक आधुनिक द्रौपदी को हम अनुराधा के रूप में देख सकते हैं, जो कि नाटककार ने यहाँ पर एक द्रोणाचार्य के माध्यम से और भी पात्रों को आधुनिक संदर्भ में प्रस्तुत करने का बहुत ही सुंदर प्रयास किया है। तो दोस्तों इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। नए वीडियो के साथ जल्द ही आपके साथ फिर प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।